चलिए भाई, आज जो है हम लोग करेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें सबसे जो पहला लेंगे वो लेंगे कट द गॉर्डियन नॉट। अच्छा, एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि हर इडियम और फ्रेज के पीछे कोई ना कोई छोटी मोटी कहानी होती है। अब अपने पास में दो तरीके हैं इनको सीखने के, एक तो इनको रटें और दूसरा तरीका है कि इनके पीछे की कहानी को समझ लें ताकि इनका मीनिंग हमारे को आसानी से जो है ध्यान हो जाए। तो हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। रटने में दिक्कत हो सकती है लेकिन कहानी समझ में आ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि हमारे को पता चले गॉर्जियन क्या है। एक राजा था गॉर्जियस नाम का, जो कि फ्रिजिया का राजा था। अब फ्रिजिया क्या है? फ्रिजिया आज का जो कंट्री है तुर्की, एशिया माइनर, उसका एक पार्ट था। यहाँ का राजा था गॉर्जियस। गॉर्जियस वॉज अ वेरी पावरफुल किंग और उसने क्या किया था, उसका जो वैगन था, जो उसकी बग्गी थी, उसके योक को बांधा हुआ था उसने एक पोल के साथ में, और उसने ऐसे गांठ बांधी थी कि इस गांठ को खोलना बड़ा ही जो है मुश्किल था। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कि भाई उसको खोला जा सके। तो अब हुआ क्या, वहीं से एक लीजेंड बन गया, एक कहानी निकल के सामने आई कि जो बंदा आकर के इस गांठ को खोलेगा, विच वॉज कॉल्ड द गॉर्जियन नॉट। क्योंकि ये गांठ किसने बांधी थी? गॉर्जियन ने बांधी थी, गॉर्जियस ने बांधी थी, इसलिए इसको गॉर्जियन नॉट कह दिया। जो बंदा इसको खोलेगा ही विल बी द किंग ऑफ एशिया। अब हुआ क्या, बहुत लोगों ने कोशिश करी उसको खोलने की, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, फेल हुए। अच्छा, फेल के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, फियास्को। ये याद रखना, फियास्को, फेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में आता है फियास्को का मतलब, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो काफी लोगों ने कोशिश करी टू अनटाई दिस गॉर्जियन नॉट, लेकिन आप लोगों को सबको ध्यान होगा, देयर वाज अ मैन कॉल्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट वर्ल्ड पे काबू पाने के लिए निकला, एंड व्हेन ही केम टू दिस प्लेस फ्रिजिया, तो उसने अपनी तलवार की एक चोट के साथ इस गांठ को काट दिया। तो वहां से ये ईडियम स्टार्ट हुआ, कट द गॉर्जियन नोट। गॉर्जियन नोट को खोलना मुश्किल काम था, इट वॉज अ डिफिकल्ट थिंग। प्यार से सबने खोलने की कोशिश करी, वो नहीं खुली। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार के जोर पे उसको तुरंत काट दिया। ईडियम आ गया, कट द गॉर्जियन नोट। तो इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है टू सॉल्व अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम वेरी इजीली। बड़े आसानी से किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को खत्म कर देना। और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है, आप इसमें यू कैन ऑलवेज यूज द फोर्सफुल वेज। प्यार मोहब्बत से सॉल्व नहीं करना, फोर्सफुल तरीके से सॉल्व कर देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, कट द गॉर्जियन नोट। ओके, सेकेंड अब जो हम आते हैं वो आते हैं, एक इडियम है डच करेज। ओके, डच करेज को अगर समझना है तो हमें समझना पड़ेगा वर्ड डच को। डच एक्चुअल में कहा जाता है, नीदरलैंड से कंट्री है जिसको हम लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं, पर यू ऑल विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट देयर इज नो कंट्री ऑफ द नेम हॉलैंड।
हॉलैंड नाम का देश नहीं है, देश है नीदरलैंड्स। हॉलैंड केवल वहाँ पे 12 प्रोविंस है, उनमें से 2 प्रोविंस का नाम जो है मिलकर के हॉलैंड बनता है ये, बाकी कंट्री है नीदरलैंड्स। अब इस नीदरलैंड्स से भी आपको एक जीके का कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीदरलैंड्स की 2 कैपिटल हैं, एक एम्स्टर्डम और दूसरी है हेग। अब हेग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल कोर्ट है ऑफ जस्टिस दैट इज इन हेग। अभी आप लोगों को ध्यान होगा पीछे से एक इशू चल रहा था इंडिया का और पाकिस्तान का कुलभूषण जाधव के केस में, और उसके अलावा भी इंडिया पाकिस्तान का इशू चलता रहता है। सिंधु जो नदी है उसके पानी को लेकर के जो ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान का ही नहीं, कोई भी 2 कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई भी इशू चलता है तो अपना केस लड़ते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि है हेग में। नाउ कमिंग बैक टू आवर दिस इडियम डच करेज। अब देखिए था क्या एक्चुअल में, 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटेन और डच लोगों के बीच में जो टर्म्स थे, जो उनके रिलेशन थे, वो अच्छे नहीं थे। तो अब ब्रिटेन ने क्या किया था, डच लोगों पे, नीदरलैंड्स के ऊपर आक्रमण कर दिया था। और वहां पर क्या था एक्चुअल में, जो डच लोग थे, जो ये नीदरलैंड के लोग थे, ये लोग एक तरह की दारू बनाते थे, जिन नाम की दारू बनाते थे ये, जो कि ब्रिटेन वालों को भी सबसे पहले वहां पे नीदरलैंड्स में जाकर के ही जो है मिली थी। इनसे डच लोगों से, नीदरलैंड्स लोगों से इतनी लड़ाई, इतना पंगा चलता रहता था कि इन्होंने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है, तो इन्होंने डच लोगों को बदनाम करने के लिए, या ये कहें कि भाई उनको हर लिहाज में इंफीरियर दिखाने के लिए क्या करना स्टार्ट किया, करेज इज अ पॉजिटिव टर्म, लेकिन उसको नेगेटिव बना दिया डच करेज दिखा करके। अब डच करेज कैसे, यानी आदमी करेजियस तो है, बट वो करेजियस कैसे है, इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, इन एन इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, यानी जिन जो इन्होंने वहां दारू जो डच के अंदर जाकर के पी, नीदरलैंड्स के अंदर जाकर के पी, डच लोगों ने जिसको बड़े जो है प्यार मोहब्बत से बना रखा था, उसको पी करके इनमें करेज आ गई। यानी ये कहते हैं कि भाई डच लोगों की जो करेज है दैट इज बिकॉज ऑफ दे आर ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड। अच्छा, अब इंटॉक्सिकेटेड के लिए एक वर्ड और आप लोग याद रखना, एक वर्ड होता है इनएब्रिएट। इनएब्रिएट का मतलब होता है नशे में होना। कई बार न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स आती हैं उनके अंदर कि भाई जो है ड्राइवर जा रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, द ड्राइवर वाज इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट, दारू पिए हुए था, नशे की हालत में था। इसके लिए दूसरा वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रंक वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और एग्जाम्स में कई बार एक वर्ड आता है टी टोटलर, जिसका मतलब होता है एक बंदा जो कभी भी नशा नहीं करता, दारू नहीं पीता। तो डच करेज क्या है, डच करेज इज एक्चुअली करेज दैट इज गेन्ड बिकॉज ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। आप दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद में आप एकदम से चौड़े हो जाते हैं कि भाई अब हम कुछ भी कर लेंगे, देख लेंगे, तो दैट करेज इज एक्चुअली कॉल्ड डच करेज। तो इसलिए हर चीज में जहां भी आपने किसी चीज में नेगेटिविटी दिखानी है, उसके आगे आप डच वर्ड यूज करें और उसके बाद उसका मीनिंग जो है एकदम टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अ डच ट्रीट, डच ट्रीट का क्या मतलब है, आपका फ्रेंड बोलता है आपको, चलो भाई ट्रीट देता हूं आप लोगों को, आपको पिज्ज़ा की दुकान पे कहीं भी ले जाके खड़ा कर देगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो जो ट्रीट थी उसमें जो आपने अपना शेयर था वो तो खुद ही दिया, आपको खुद ही पैसे देने पड़े। यानी अ ट्रीट वेयर इन
यू हैव टू पे योर ओन शेयर, जहां पर आपको अपना खुद का शेयर पे करना पड़े, दैट इज कॉल्ड अ डच ट्रीट। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एक वर्ड है, एक और आपका जो ईडियम है, दैट इज डच बार्गेन। बार्गेन करना होता है, सौदा करना, सबको पता है, डच बार्गेन। नाउ डच बार्गेन का क्या मतलब हो गया? डच बार्गेन का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कब करा जाता है? विच इज मेड व्हेन वन इज ड्रंक। तो यानी किसी ने दारू पी रखी है, दारू पीने के बाद में अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और सुबह जाकर के मुकर जाए कि भैया मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तो आप क्या कहेंगे कि दैट वाज अ डच बार्गेन। उसी तरह से क्या हो गया? जैसे ए डच कंसर्ट, डच कॉन्सर्ट, कई बार शादी ब्याह में आपने देखा होगा, कोई पीपरी कुछ बजा रहा है, कोई कहीं ढोल बजा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कोई सही धुन, कोई सही ट्यून समझ में नहीं आती। दैट इज कॉल्ड अ डच कॉन्सर्ट, जहां पर यू प्ले सेवरल ट्यून्स एट द सेम टाइम। तो ये कुछ इडियम्स हैं आपके जो कि डच से स्टार्ट होते हैं। डच करेज, डच बार्गेन, डच कॉन्ट्रैक्ट, डच ट्रीट। और इन सब का जो मतलब होता है वो बेसिकली जो आपका होता है वो नेगेटिविटी, नेगेटिव की तरफ होता है वो। इसका कोई भी आपका पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता है। तो बच्चों आज हमने करा एक, देन दिस इज द सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वी हैव डन 5 idioms और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको जो है ये समझ में भी आ गए होंगे। विल कम बैक टुमारो विद अनदर 5 idioms और उसके साथ साथ में 5 आपको इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स बताऊंगा विच विल बी beneficial for all of you for your upcoming exams. Thank you very much.